ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी किया था इंडक्शन जनरेटर। तो उसका एक रिव्यू देख लेते हैं, क्विक रिव्यू। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये अपनी यूनिट का आज लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में अपनी यूनिट ओवर हो जाएगी। तो अपन ने देखा था कि इंडक्शन जनरेटर क्या होता है। कि इंडक्शन जनरेटर अपने कहा था कि सपोज़ अपनी इंडक्शन मोटर है वो 3000 पे उसकी सिंक्रोनस स्पीड है, NS उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है 3000। तो अपना जो रोटर है वो कभी भी 3000 तक नहीं पहुंचेगा, वो 2950 पे पहुंच जाएगा, लेकिन 3000 पे नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे, दोनों की ही सेम स्पीड होगी, तो दोनों एक दूसरे के सामने स्थिर होंगे। तो इस केस में क्या होगा, कोई फ्लक्स में चेंज होगा नहीं। तो उनकी करंट की वैल्यू, उनके EMF की वैल्यू, ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, उनके टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर वो दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे। तो इसलिए अपन इंडक्शन मोटर के केस में कभी भी रोटर की स्पीड उसके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल नहीं करते हैं, हमेशा उसकी स्पीड उससे बिलो ही रहती है। बट अब अपन बोलते हैं कि अगर रोटर की स्पीड उसके इक्वल नहीं, उससे भी ज़्यादा हो जाए, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका 3000 पे रोटेट हो रहा है, तो ये आपका 3500 पे रोटेट होने लग जाए। ठीक है, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से भी ज़्यादा स्पीड से रोटेट होने लग जाए तो क्या होगा, तो अगेन उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, EMF इंड्यूस हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। लेकिन अब ये सब नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएंगे, करंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो आपका रोटर इस तरह से इंडक्शन जनरेटर, आपका जो इंडक्शन मोटर है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करने लग जाएगा, और आपकी जो मशीन है वो सप्लाई प्रोवाइड करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अपन ने ये पढ़ा है कि जब वो इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करे या इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करे, हमेशा वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ही केस में उसको मैग्नेटिक फील्ड तो बनाना ही है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, वो रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगी ही आपसे, है ना। रिएक्टिव पावर अपन को सप्लाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या होगा कि जब आप मोटर की तरह वर्क करवा रहे हो तो एक्टिव पावर भी सप्लाई करवाओगे, रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करवाओगे। लेकिन आप उसको जनरेटर की तरह वर्क करवा रहे हो तो ओनली रिएक्टिव पावर सप्लाई करवाओगे, एक्टिव पावर तो खुद ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर अपन ने कहा था कि अगर अपन एक लोड कनेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है अपने पास, एक लोड से कनेक्ट करना है अपन को इंडक्शन जनरेटर को, तो अपन रिएक्टिव पावर का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो अपन ने बोला था कि अपन एक कैपेसिटर बैंक कनेक्ट कर देंगे। तो कैपेसिटर बैंक क्या होता है, इस तरह से अपन कैपेसिटर को अरेंज कर देते हैं। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। तो यहाँ से ये रिएक्टिव पावर अपनी जनरेटर को सप्लाई कर देगा। तो इस तरह से अपन वर्क कर लेंगे। इसका मेनली एडवांटेज है वो होता है विंड टरबाइन में। विंड टरबाइन में जो जनरेटर यूज़ में लेते हैं वो होता है डबली फैड इंडक्शन जनरेटर, DFIG, डबली फैड इंडक्शन जनरेटर। ये अपन आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है। ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक देखती, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की। ये देखो, स्लिप की वैल्यू नेगेटिव होती है इसमें, टॉर्क आपका नेगेटिव है। इस तरह से अपन ने डायग्राम बनाया है। देन आज का टॉपिक है डबली फैड इंडक्शन मशीन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में DFIG भी बोलते हैं, डबली फैड इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या लिख रखा है कि डबली फैड इंडक्शन जनरेटर, यानी कि जो विंड टरबाइन है वहाँ पे जो मेनली जनरेटर यूज़ में होते हैं वो बेसिकली ये वाले होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अपन जो जनरली सारी जगह जो जनरेटर यूज़ लेते हैं, मोस्ट कॉमन जनरेटर कौन सा है, अपना सिंक्रोनस जनरेटर, जो अपन अपनी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में। कि सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर है, वही होता है जहाँ पर भी एनर्जी जनरेशन होता है। तो वो वाला जनरेटर अपन क्यों नहीं यूज़ में लेते। तो सबसे पहले तो अपन वो देखते हैं कि वो अपन ने क्यों नहीं यूज़ में लिया। तो उसका रीज़न ये है, इन ए कन्वेंशनल 3-phase सिंक्रोनस जनरेटर व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर, यानी कि प्राइम मूवर, मेक्स द रोटर ऑफ द जनरेटर रोटेट। जब भी प्राइम मूवर की हेल्प से आपका जनरेटर रोटेट करता है तो क्या होता है, the static magnetic field created by the DC current fed into the rotor winding rotate at the same speed as the rotor। यानी कि क्या कर रहे हो आप कि सिंक्रोनस जनरेटर में क्या करते हो, आपकी रोटर को, एक तो रोटर को आप DC सप्लाई भी प्रोवाइड करवा देते हो, फिर उसी रोटर को आप रोटेट भी करने लग जाते हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो उसी स्पीड से रोटेट करता है जिस स्पीड से आप आपके रोटर को रोटेट करवा रहे हो। एज अ रिजल्ट, a continuous changing magnetic flux passes through the stator winding as the rotor magnetic field rotate, inducing an alternating voltage across the stator winding. Mechanical power applied to the generator shaft by the prime mover is thus converted into electrical power that is available at the stator winding। मतलब क्या लिखा है इसने कि अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर शाफ्ट को प्रोवाइड करवाता है। ये प्राइम मूवर इस तरह से रोटेट करेगा, शाफ्ट को मैकेनिकल पावर मिलेगी, ये आपका रोटर भी रोटेट करेगा। ठीक है, आपका रोटर भी रोटेट करेगा।
इस रोटर को आपने डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवा दी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी उसी स्पीड से रोटेट करेगा जिस स्पीड से आपका रोटर रोटेट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि आपका जो स्टेटर है वो तो स्टेशनरी है, आपका स्टेटर तो स्टेशनरी है, यहाँ पे जो स्लॉट्स है वो स्टेशनरी है, उसमें स्टेशनरी कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर से क्या होगा, फ्लक्स कट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगी और ये करंट आप दे दोगे सप्लाई को। तो इस तरह से आपका बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर वर्क करता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, जो रोटर की रोटेशन की स्पीड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन होता है, दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करता है। दैट इज़ सिंक्रोनस स्पीड NS, दैट इज़ इक्वल्स टू 120 F/P, ये होता है। तो ये तो होता है सिंक्रोनस जनरेटर के केस में। लेकिन अगर अपन इसको विंड टर्बाइन में यूज़ में लेंगे तो अपन को भी पता है कि जो विंड है जिससे वो ब्लेड रोटेट होती है, जैसे ही विंड स्ट्राइक करती है आपकी विंड टर्बाइन की ब्लेड्स पे, तो वो आपकी ब्लेड्स रोटेट होने लग जाती है। तो विंड की स्पीड तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी स्पीड कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो उस अकॉर्डिंग ही उसकी ब्लेड रोटेट करेगी, उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रोटेशन मिलेगा। तो ज़रूरी अपना फिक्स नहीं है ना कि आपको हमेशा इसी स्पीड पे रोटेशन मिलेगा, तो आपकी ये वाली स्पीड तो चेंज होती रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, आपकी रोटर की स्पीड भी चेंज होती रहेगी। तो आप फिक्स ये नहीं कह सकते कि नहीं आपकी जो मोटर है सिंक्रोनस स्पीड पे इसी स्पीड पे रोटेट करेगी, क्योंकि जब ये रोटर की स्पीड चेंज होती रहेगी तो सिंक्रोनिज्म हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अपन इसमें सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है, इनपुट फ्रिक्वेंसी जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू प्री डिफाइंड नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द फ्लो, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ इस वाले केस में सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ में नहीं लेते हैं। देखो अब होता क्या है, अपने पास जो होती है NS सिंक्रोनस स्पीड, उसको अपन लिखते हैं 120 F/P। यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, NS मल्टीप्लाई बाय P डिवाइड बाय 120। तो मैंने वही किया है, NS मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय 120, यही है। यानी कि क्या पता चला कि जो मेरे स्टेटर में जो भी करंट EMF जो भी प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी रोटर की स्पीड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये है, यानी कि द स्पीड ऑफ द जनरेटर रोटर इज इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड, द फ्रीक्वेंसी स्टेटर ऑफ द AC वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू नेटवर्क ऑफ द AC पावर। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि सिंक्रोनस के केस में क्या होता है, ये वाली स्पीड इक्वल होती है सिंक्रोनस स्पीड के, तो आपकी जो स्पीड जनरेट होती है वो भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड यानी सिंक्रोनाइज विद द सप्लाई ग्रिड होती है, तो आप इजीली सप्लाई कर देते हो। ये तो होता है आपके सिंक्रोनस के केस में। लेकिन इन केस ऑफ विंड टरबाइन आपकी जो ये वाली स्पीड है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहेगी। आप नहीं बोल सकते कि हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होगा। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी फ्रीक्वेंसी वो भी फिक्स 50 हर्ट्ज़ नहीं होगी, तो फिर आप उसको कैसे सप्लाई करोगे। तो इसका अपने पास क्या ऑप्शन है, फिर ये ऑप्शन है कि अपन जनरेटर चेंज करें। अपन यहाँ पे यूज़ ले डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, ये अपने पास इसका ऑप्शन आता है। तो डबली फेड इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है, आपको फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं रखनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती रहती है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इन द रोटर इज़ नॉट स्टैटिक but rather rotate at a speed proportional to the frequency of AC current fed into the generator rotor winding. This means that the rotating magnetic field passing through the generator stator winding not only rotate due to rotation of the generator rotor but also due to rotational effect produced by the AC current fed into the generator winding. यानी कि यहाँ पे अब क्या होता है कि जो रोटर रोटेट करता है, ठीक है, उसको अपन रोटेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं अपन यहाँ पे विंड टरबाइन कनेक्ट करके, उसको अपन सप्लाई भी दे रहे हैं। तो इस जो AC सप्लाई देता है तो इसका जो रोटेशन है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटेशन होगा वो रोटर की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, एज़ वेल एज़ जो AC सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। इसी तरह से जो आपके स्टेटर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रोटर की स्पीड पे भी डिपेंड करेगी और आपकी AC सप्लाई पे भी डिपेंड करेगी। तो यही बोला है इसने, देयरफॉर इन अ डबली फेड इंडक्शन जनरेटर बोथ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द रोटर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC करंट फेड इनटू द रोटर वाइंडिंग डिटरमाइन द speed of the rotating magnetic field passing through the stator winding and thus the frequency of the alternating voltage induced in the stator winding। मतलब कि रोटर के रोटेशन की स्पीड और ये जो करंट फ्लो कर रही है ये दोनों डिटरमाइन करेगी कि उसके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है,
Taking into account the principle of operation of doubly fed induction generator, it can thus be determined that the magnetic field at the rotor rotate in the same direction as the generator. ठीक है, ये तो हो गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, तो अपन इसकी जो इनपुट सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसको कन्वर्टर के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है अपने जो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा अपन को आउटपुट में 50 हर्ट्ज मिलता है. अब देखो अभी क्या कह रहा है कि अगर जो जनरेटर की रोटर की जो स्पीड है और उसके जो मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेटर की फ्रिक्वेंसी कैसे लिखेंगे अपन, दिस प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर. ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर. अगर उन दोनों की डायरेक्शन अलग है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर. इस तरह से अपन लिखेंगे. ये डायग्राम देखो, इसमें आपके रोटर की डायरेक्शन और आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. यहाँ पे रोटर की डायरेक्शन और आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. इस तरह से अपन डबली फेड इंडक्शन मोटर जनरेटर को अपन यूज़ में लेते हैं. ठीक है, ये अब यहाँ पे ये देखो बेसिकली ये विंड टरबाइन में यूज़ में आता है. तो बेसिकली यहाँ देखो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे. द होल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट. अभी आपकी सप्लाई है ग्रिड सप्लाई, ये अपन एक कन्वर्टर यूज़ में लिए हैं. इस कन्वर्टर के थ्रू अपन रोटर कनेक्ट करते हैं. स्टेटर के थ्रू ये ग्रिड सप्लाई कनेक्टेड है. यहाँ पे गियर बॉक्स है, ये आपका विंड टरबाइन है. देखो अब विंड टरबाइन, द विंड टरबाइन इज़ टिपिकली ए फैन कंसिस्टिंग ऑफ ए 3 ब्लेड विच रोटेट व्हेन विंड स्ट्राइक इट. अभी कब रोटेट करता है, जैसे ही विंड इस पर स्ट्राइक करती है रोटेट करता है. द रोटेशनल एक्सिस शुड बी अलाइन विद द विंड डायरेक्शन. ये जो रोटेशनल एक्सिस है ये विंड की डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए. गियर बॉक्स क्या करता है, इट इज़ ए हाई प्रिसिशन मैकेनिकल सिस्टम विच यूज़ अ मैकेनिकल मेथड टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होती है उसको ये यहाँ पे मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके रोटर को दे देता है. तो एज ए प्राइम मूवर की तरह वर्क करता है यहाँ पे ये वो. डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी. ग्रिड साइड कन्वर्टर, यहाँ देखो ग्रिड के साइड में कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं ग्रिड साइड कन्वर्टर. ये वाला कन्वर्टर रोटर के साइड में है तो इसे बोला जाता है रोटर साइड कन्वर्टर. ग्रिड साइड कन्वर्टर, अभी ग्रिड साइड कन्वर्टर क्या करता है, इस एसी पावर को डीसी में चेंज कर देता है. यहाँ पे डीसी आ गई, अब ये रोटर साइड अगेन इस डीसी को एसी में चेंज कर देता है. It is an AC-DC converter circuit which is used to provide a regulated DC voltage to the inverter. It is used to maintain a constant DC link voltage. Rotor side converter, it is a DC AC inverter which is used to provide controlled AC voltage to the rotor. इस तरह से अपना विंड टरबाइन सिस्टम वर्क करता है. ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था. इसको एक बार आप लोग रीड आउट करना. जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इसके अलावा एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था न्यूमेरिकल, जो मैंने उनको भेजा था असाइनमेंट में, तो उसमें अपना असाइनमेंट क्या है, अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मशीन ऑपरेट एट 50 हर्ट्ज सप्लाई वोल्टेज. यानी कि क्या दे दिया उसने अपन को, नंबर ऑफ पोल दे दिए 4, फ्रिक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज. उसने बोल दिया अपन उसको सप्लाई वोल्टेज पे प्रोवाइड कर रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर को. तो पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, NS इक्वल्स टू 120 F/P. यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी 120 F/P. सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है वो, फाइंड द स्पीड ऑफ रोटर व्हेन स्लिप इज़ 0.04. तो रोटर की स्पीड क्या होगी, जब आपकी स्लिप की वैल्यू 0.04 है तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे NS 1 - S. NS तो आप निकाल ही चुके हो, S की वैल्यू 0.04 पुट कर दोगे तो आपके पास रोटर की स्पीड आ जाएगी. थर्ड चीज़ वो क्या पूछ रहा है, फाइंड दी स्पीड ऑफ रोटर करंट व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लिप इज़ 0.04. यानी कि आपको रोटर के करंट की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लिप इज़ 0.04. तो क्या आएगा, SF, ये फ्रिक्वेंसी होगी उसकी. S की वैल्यू लिखोगे 0.04 और फ्रिक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज. नेक्स्ट चीज़ ये बोल रहा है, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट व्हेन द रोटर इज़ एट स्टैंड स्टिल. तो रोटर स्टैंड स्टिल पे है तो उसकी करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, F. देखो इसको इस तरह से समझ सकते हो आप कि जब अपन ने सप्लाई दी स्टेटर को, तो स्टेटर में जो भी करंट EMF जो भी प्रोड्यूस होगा उन सब की फ्रिक्वेंसी होगी F. ठीक है, अब यहाँ पे रोटर पे आ जाओ. रोटर इज़ एट स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल का क्या मतलब है, स्टैंड
स्टिल। इसका क्या मतलब है कि रोटर ने अभी आपका रोटेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, एकदम स्टार्टिंग कंडीशन है, रोटर ने आपका रोटेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। तो इस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी भी एफ ही होगी, यहाँ पे भी एफ फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे भी एफ फ्रिक्वेंसी। बट अगर आपके रोटर ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया है, अब आपके रोटर ने घूमना स्टार्ट कर दिया है, अब अगर मैं पूछूँ करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी होगी एस एफ। यहाँ वाली करंट की वैल्यू तो एफ ही रहेगी फ्रिक्वेंसी, बट यहाँ पे जो रोटर है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एस टाइम ऑफ एस। तो जब भी वो बोले कि फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, मतलब जब रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है, मतलब जब रोटर आपका रोटेट ही नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, उस टाइम पे फ्रिक्वेंसी होगी ये। अगर रोटर आपका रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे फ्रिक्वेंसी होगी ये। तो इस तरह से अपन ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बार ये सब पढ़ना आप लोग, फिर जो भी डाउट हो बताना। इसी के साथ अपनी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। ओके, थैंक यू।